नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए और फटाफट आपको बताते हैं कि आज इस वक्त मार्केट का ताज़ा हाल है क्या। तो गोल्ड को अगर आप देखें तो गोल्ड में महज 19 रुपये की, अब तो 12 रुपये की तेज़ी रह गई है। चांदी का मार्केट भी बहुत ही रेंज में है, फ्लैट है, कोई बड़ा एक्शन है नहीं। आप देखिए चांदी में 350-400 रुपये के आसपास की तेज़ी है, करीब करीब आधा % के आसपास की तेज़ी। हालांकि ग्लोबल मार्केट में 1.5% दाम ज़रूर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कच्चा तेल अगर आप देखें तो क्रूड में 46 रुपये की नरमी है MCX पर और 6,470 का लेवल दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त कच्चे तेल में दिख रही है। नेचुरल गैस में कल की तेज़ गिरावट के बाद, भारी गिरावट के बाद इस वक्त 3.5% के आसपास की तेज़ी दिख रही है। तो ताज़ा अपडेट मेटल का मार्केट भी अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर ट्रेड हो रहा है। कोई बड़ा एक्शन मेटल में भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुज जी, पहला सवाल आपसे यही कि क्या आज इवनिंग मार्केट में सोने में और चांदी में कोई ट्रेड बनता है आपके हिसाब से? देखिए मृत्युंजय जी, ईयर एंडिंग है तो वॉल्यूम थोड़े कम रहेंगे, मगर शाम को यूएस के डेटा भी आने हैं तो थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जैसा कि ट्रेंड है, तो मुझे लगता है कि बाई साइड में रहना चाहिए, क्योंकि $1800 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। कल जो गिरावट आई थी वो पूरी रिकवर हो गई है, तो एक पॉजिटिव बायस है। तो यहाँ पर मैं करीबन 54,600 के आसपास खरीदारी की सलाह दूंगा। गोल्ड में 54,350 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 55,000 तक हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में हमें लग रहा है कि 1820-1825 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए कॉल रहेगी, क्योंकि आगे आपको यूएस मार्केट बंद होता हुआ दिखाई देगा। तो इंट्राडे में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में यूज कर सकते हैं। ओके, इंट्राडे में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप कह रहे हैं कि बना सकते हैं, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। कच्चे तेल में कमजोरी का रुख है। माल्या जी, आप जरा बताएं कि क्या जो लोग आज ट्रेड लेना चाह रहे हैं क्रूड में, उनके लिए इस भाव पर 6,475 के आसपास के भाव पर सेल करने का मौका है, करना चाहिए शॉर्ट? जी नमस्कार मुत्तन जी, मेरे ख्याल से यहाँ पे जनवरी वायदा 6470 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहीं पे सेल करने की सलाह रहेगी। 6550 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 6300 रहेंगे। ऑल्टरनेटिवली अगर ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी अपनानी, यहाँ पे खाली प्रीमियम लॉस होता है, रिस्क थोड़ा कम होता है। 6000 का या आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बाय करना है, 100 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है। 65 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 180 के लिए रहेंगे। ओके, ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा, नेचुरल गैस में अनुज जी कल बहुत तेज गिरावट आई थी, आज रिकवरी है, 4% से ज्यादा दाम बढ़े हैं इस वक्त। एनजी में कोई ट्रेड करना चाहिए या रुकना चाहिए अभी? देखिए एनजी में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इसका अभी अंडरटोन थोड़ा वीक है। तो ऊपर अगर आता है 410 के आसपास तक, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे अगेन 380 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, 422 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो सेल ऑन राइज का मार्केट है, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 410 तक लेवल आए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। 401 के आसपास है MCX पर नेचुरल गैस का भाव, करीब करीब 4% की तेजी इस वक्त MCX पर एनजी में दिख रही है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने क्रूड को बहुत हाई रेट में लॉन्ग कर रखा है। अच्छा, तो रोल ओवर कर लूं क्या उसको? क्रूड को हायर रेट में आपने लॉन्ग कर रखा है। आपका किस रेट पर लॉन्ग किया है सर? करीब 7000 के। ओहो, 7000 के भाव पर आपने लॉन्ग किया है। अभी मार्केट है 6500 के नीचे। तो माल्या जी, क्या सुझाव आपका इनके लिए? रोल ओवर करने की सलाह नहीं रहेगी सर, इनका ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा। प्लस और भी यहाँ पे नरमी की उम्मीद रख सकते हैं। 6300 के नीचे भी पॉसिबल ये काउंटर देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से इनको उनके बाय पोजीशन से निकल जाना चाहिए। तो आपको राय माल्या जी दे रहे हैं कि आप बाइंग पोजीशन से निकल जाएं, रोल ओवर करना आपके लिए ठीक होगा नहीं। अगला सवाल है मनोज कुमार का। पूछिए मनोज जी। मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं?
मनोज जी आपको आवाज आ रही है? सर मैं सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा सचिन, पूछिए सचिन जी। सर मेरा सवाल ये है गोल्ड पे कि अगर मैं 800 पे सेल किया हूँ तो सर 200 तक आएगा या नहीं? किस भाव पर बाई किया है सर आपने? 800 पे मैं सेल किया हूँ सर। अच्छा 54,800 पे आपने सेल किया है, ओके। जी। तो अनुज जी क्या सेल में बने रहना ठीक है अभी गोल्ड में? देखिए इन्होंने 54,800 पे बेचा है, तो नीचे अगर 54,700 54,650 तक मिलता है क्योंकि अच्छा सपोर्ट है, वहां पे कवर कर सकते हैं, फिर वहां से बाय का कॉल इनिशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है राजेश का, दरभंगा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए राजेश जी। सर आज शाम में क्रूड में क्या किया जाए? आज शाम के कारोबार में क्रूड में क्या किया जाए, ओके। तो अच्छा क्रूड तो ऑलरेडी अभी देखिए कि नीचे ट्रेड कर रहा है और मार्केट ऑलमोस्ट करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट एमसीएक्स पर कच्चे तेल में दिख रही है। तो माल्या जी आज शाम के लिए क्या ट्रेड? मेरे ख्याल से ये काउंटर काफी वोलेटाइल रह सकता है, तो पुट ऑप्शन बाय करे 6,000 रुपए का जनवरी वायदा 100 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है। 65 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 180 का। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। ओके आगे बढ़ते हैं और कॉपर की बात करते हैं। अनुज जी कॉपर में कोई ताजा आउटलुक है आपका ट्रेडिंग का? क्या करना चाहिए अभी कॉपर में? देखिए कॉपर अगर हम देखें तो कल भी थोड़ा अंडरटोन था और आज भी थोड़ा सा एक रेंज में अटका हुआ है, तो हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो करंट रेट पे तो नहीं, नीचे अगर प्राइस 718 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में अगेन आपको 725 728 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर 728 तक जाता है तो वहां पर अगेन बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली 718 से लेकर 728 के बीच रेंज मुझे लगता है कि कॉपर में रहेगी और इस रेंज के बीच में ट्रेड बना सकते हैं। ओके ठीक है। अगला सवाल है पराग का। पूछिए पराग जी। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर आज गोल्ड में क्या करना चाहिए सर? जैसा अनुज जी ने कहा आज डेटा है तो आज फिर उसके हिसाब से आज क्या करना चाहिए? मल्ल्या जी आप बताइए सर, ताजा भाव पर क्या किया जाए गोल्ड में? आई थिंक 55,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा है, तो अगर आप मुझे पूछेंगे अपसाइड कहाँ पॉसिबल है तो 55,000, नीचे का जो भाव है 54,300 54,400, तो इस बीच में आप अपसाइड वाले भाव पे सेल भी कर सकते हो। 54,830 अगर इनको भाव मिलता है शाम वाले सेशन में, वहां पे सेल करने की सलाह रहेगी। 55,50 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 54,360 के लिए रहेंगे। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। अच्छा अगला सवाल है राजेश का। पूछिए राजेश जी। नहीं सर। जी पूछें सर। मैंने सिल्वर सेल किया हुआ है सर 69,200 पे। 69,000। अच्छा 3:30 बजे के शो में बताया था सर 69,200 पे सेल करना है। ओके 69,200 पर आपने सेल किया है, अभी मार्केट है 69,480 का। अनुज जी क्या स्ट्रेटेजी इस भाव पर? आधे घंटे पहले तो ये उसी रेंज के आसपास था, इवन प्रॉफिट में ही कॉल था, बट अब ये ऊपर आया है, तो अगर दोबारा अगेन ये डिप लेता है, डेटा के टाइम पर थोड़ा वॉल्टाइल होगा मार्केट, तो आपको डिप मिलेगा तो आप वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसका ट्रेंड भी एक पॉजिटिव साइड में है। $23.5 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर देखें तो 68,500 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर प्राइस इनको नीचे मिलता है 69,000 तक तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट कॉलर प्रिया वर्थ हैं वेस्ट बंगाल से। पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए जी। कपास के भाव का पूछ रहे हैं, नरमे का भाव 10,000 कब तक आ जाएगा? कितने दिन और इंतजार करना पड़ेगा किसानों को? क्या भाव सर? 10,000 रुपए क्विंटल कब बिकेगा? 10,000 रुपए क्विंटल कब बिकेगा कपास? ओके बताइए अनुज जी। देखिए अगर एनसीडीएक्स की बात करें तो अभी 1600 के आसपास है, अभी उसमें मुझे लगता है कि टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं इस बार हमने अच्छी कॉटन की क्रॉप देखी थी, तो उसी का असर हम देख रहे हैं कि भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस नीचे आए हैं। तो फिलहाल अभी मुझे लगता नहीं है कि 10,000 का लेवल आपको जल्दी देखने को मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बट फिलहाल अभी एज पर द क्रॉप सिचुएशन हमें लगता नहीं है कि 10,000 का लेवल आपको फिजिकल मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा अनुज जी, जीरे में आज बड़ी शार्प रिकवरी आई है लोअर लेवल से, तो क्या ये अप ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा? आज की तेजी कल कंटिन्यू रह सकती है जीरे की? देखिए मृत्युंजय जी, रोज का इसमें ट्रेड है, जिस दिन ऊपर खुलता है अगले दिन फिर नीचे ओपन होता है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी बना के चले वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख के चलें। जैसे आज 30,400 पे क्लोज हुआ, तो अगर कल प्राइस 29,800 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे इनिशिएट कर सकते हैं खरीदारी का, तो 30,500 30,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला सवाल है फरहान का, रामपुर से हैं। पूछिए फरहान जी। फरहान जी आप सुन पा रहे हैं?
मेरा जी सुन रहा हूँ। आज अच्छी सी राय दिलवा दी है, कुछ गर्माहट जो तेल में भी आई है मेंथा में। तो आगे का जनवरी का क्या आउटलुक है, क्या 150 वो बढ़ेंगे या नहीं? बताइए अनुज जी, जनवरी में क्या प्राइस मेंथा का हम देख पाएंगे? देखिए, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि 1050 तक के लेवल आ सकते हैं, तो वही ट्रेंड में मार्केट आता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है कि जनवरी में इनको 1050 से लेकर 1100 तक के लेवल आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीबन 950 पे, जिसको ध्यान में रखें और उसका स्टॉप लॉस लेके खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही 1050 और 1100 तक के लेवल आ सकते हैं। मोमेंटम इस काउंटर में जरूर देखने को मिला है, जो कि थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ दिख रहा है। ओके, ठीक है। एक और राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सवाल लेके। पूछिए राजेश जी। जी सर, एक तो गुआर सीड है सर और एक कॉटन ऑयल सीड के सर। गुआर सीड 5600 गुआर सीड 5600 रुपए, कॉटन ऑयल सीड केक 2750 रुपए आएगा, तो क्या बाय करना चाहिए क्या? पहले तो सवाल ये कि आएगा कि नहीं आएगा, ये पहले अनुज जी बताएंगे और तब बताएंगे आपको कि आपको करना क्या है। बताइए अनुज जी। देखिए, ग्वार में ये रेंज ही बनी हुई है, नीचे में 5600 और ऊपर में करीबन 6200। ये हम पिछले 2 महीनों से रेंज देख रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये रेंज के आसपास प्राइस आ सकता है। तो उस रेंज पे अगर लेंगे तो वहां पर इनको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो 5600 के आसपास एक खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। सिमिलरली अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो ये एक ट्रेंडिंग कमोडिटी होती जा रही है धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम में। तो अगर ये नीचे में आपको 2800 2750 तक मिलती है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही इसमें 3000 के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। ये राय आपके लिए ग्वार पर और कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर। तो चलिए, कमोडिटी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बेसिस ट्रेडिंग की दूसरी सीरीज में बात करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि बेसिस ट्रेडिंग के फायदे क्या क्या हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसका इम्पैक्ट इस ट्रेडिंग पर होता है। लेकिन उससे पहले फटाफट आपको एक रिकैप दे दें जो हमने आपको फर्स्ट सेगमेंट में दिखाया था और हमारा टॉपिक उस दिन का ये था कि बेसिस ट्रेडिंग क्या होती है। तो ये जरा फटाफट एक बार आप फिर से समझ लें, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हाजिर और वायदा बाजार के बीच का जो अंतर होता है प्राइस का, उसको हम बेसिस ट्रेडिंग कहते हैं। किसी कमोडिटी के वायदा और हाजिर भाव के अंतर पर जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसे बेसिस ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी कहते हैं। और फिजिकल ट्रेडर ज़्यादातर बेसिस ट्रेडिंग करते हैं। आमतौर पर जो ये कहा जाता है कि भाई बेसिस ट्रेडिंग आपके लिए बहुत अच्छा टूल है ट्रेडिंग का, और उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है कि जो लोग स्पॉट मार्केट से जुड़े हुए हैं या जो फ्यूचर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको साफ साफ बाजार की चाल समझ में आती है और उसके आधार पर बेसिस ट्रेडिंग से उन्हें फ़ायदा होता है। हाजिर बाजार अगर मान लीजिए कि वायदा बाजार से कम के भाव पर है तो बेसिस पॉजिटिव होता है, और अगर हाजिर बाजार वायदा बाजार से ऊपर के भाव पर है तो बेसिस नेगेटिव होता है। अब इसको अगर एग्जाम्पल के जरिए आप समझेंगे अगर, तो मान लीजिए कि हाजिर में जीरे का भाव 25,000 रुपये क्विंटल है और वायदा में भाव 28,000 रुपये प्रति क्विंटल है। तो दोनों भावों के बीच में अंतर कितना हो गया? 3,000 रुपये। अब इसमें क्या बनेगी रणनीति? रणनीति ये बनेगी कि ट्रेडर हाजिर में माल उठाकर वायदा में डिलीवरी लेगा, यानी वायदा पर बेच देगा, जिससे उस ट्रेडर को हाजिर और वायदा के भाव के अंतर का मुनाफा मिलेगा, यानी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का मुनाफा मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सेगमेंट का ये हमारा टॉपिक था। लेकिन आज हम इससे आगे की कहानी आपको बता रहे हैं कि ये तो हो गया, आपने ये समझ लिया कि बेसिस ट्रेडिंग होती क्या है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बेसिस ट्रेडिंग को प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सुमित गुप्ता जी, जो कि डायरेक्टर हैं मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज़ के। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहली सीरीज में भी हमने आपसे बात की थी कि बेसिस ट्रेडिंग क्या क्या होती है और क्या आपने डिटेल में समझाया था। लेकिन आज जरा आप बताइए सर कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसका इम्पैक्ट हम बेसिस ट्रेडिंग के ऊपर देखते हैं। नमस्कार मृत्युंजय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से दैट यू आर आप कमोडिटी ट्रेडिंग के सभी टर्म्स और इससे पूरी तरह वाकिफ हैं। आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया फर्स्ट एपिसोड का वाज फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अगर हम देखें, मैं आपके जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन किया उसी से शुरू करता हूं कि व्हाट इज बेसिस। बेसिस हमने बोला था लास्ट टाइम, कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट के भाव
के डिफरेंस को हम बेसिस कहते हैं। अब इसमें हम कुछ चीजें और जोड़ देते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, प्लेस एंड क्वालिटी, जहां पर एक्चुअल डिलीवरी हो रही है। तो बेसिस, फॉर एग्जांपल, आज हमारा सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट है या जीरा का कॉन्ट्रैक्ट, वो एक पर्टिकुलर डिलीवरी सेंटर के साथ चलता है और एक पर्टिकुलर मंथ के साथ चलता है। जबकि आप हो सकता है ऊंझा में डिलीवरी ना ले रहे हो जीरा की, आप अमरेली में ले रहे हो। सोयाबीन की डिलीवरी आप भोपाल में ना ले रहे हो सकता है नागपुर में ले रहे हो। अच्छा, तो जो ये डिफरेंस है बिटवीन लोकेशन, ओके, ये बेसिस के भाव को इंपैक्ट करता है। अच्छा, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जीरा का एक पर्टिकुलर क्वालिटी का, आपके पास दूसरी क्वालिटी है, तो वो आपके बेसिस को इंपैक्ट करेगा। तीसरा, आपने किस समय का फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ है और आप कब डिलीवरी दे रहे हैं, वो आपके बेसिस को इंपैक्ट करेगा। अच्छा, बेसिस अगर हम देखें मृत्युंजय जी, तो ये आपकी लोकल मार्केट का तापमान है, या आपके लोकल मार्केट का के अंदर क्या गतिविधि चल रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो आपका वायदा है, फ्यूचर है, वो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, और वो पूरी कमोडिटी ग्लोबल प्लस नेशनल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, बेसिस आप फिजिकल मार्केट, ओके, और आपकी लोकल मार्केट। अच्छा, ठीक है, ये आपने बढ़िया समझा दिया सर। लेकिन एक इस पर काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अब चूंकि आपने कहा कि जो फ्यूचर, जो डेरिवेटिव मार्केट का प्राइस है, फ्यूचर मार्केट का प्राइस है, ये एक बेंचमार्क होता है ओवरऑल पूरे मार्केट का, जबकि आपका जो स्पॉट का प्राइस होता है किसी एक लोकल मार्केट का होता है। तो मान लीजिए सर, अगर कोई ट्रेडर किसी भी मंडी में बैठा हुआ हो, XYZ कोई भी मंडी आप ले लें, और अगर वो एक्स मंडी में जीरे का मान लीजिए प्राइस देख रहा है कि 25,000 रुपये पर मिल रहा है, और अगर वायदा में देख रहा है कि 28,000 या 30,000 रुपये भाव है, तो अब अगर वो चाहता है कि मैं बेसिस ट्रेडिंग करूं, तो क्या 25,000 के भाव पर उनको आंख कान मूंद के जीरा नहीं लेना चाहिए? उनको पहले क्वालिटी चेक करना चाहिए कि क्या पैरामीटर है एक्सचेंज पर, और उसी पैरामीटर की क्वालिटी के आधार पर माल खरीदें। और अगर वो माल वहां अवेलेबल नहीं हो, तो वो ट्रेडर इस ट्रेडिंग का फायदा कैसे उठा पाएगा सर? ये जरा बताइए। मृत्युंजय जी, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन में ही एक्सप्लेनेशन है। आपने जो सवाल पूछा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर इसको हम देखें, एक्चुअली फ्यूचर मार्केट का काम क्या है? फ्यूचर मार्केट एक ऑक्शन मार्केट है, जहां पर प्राइस ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सारे बायर सेलर आ रहे हैं, अपने सेंटिमेंट और एसएनडी के बेसिस पे वो भाव ड्राइव कर रहे हैं। जबकि फिजिकल मार्केट में, जब आपने बोला क्या हम, अगर हमारा भाव फर्क है फ्यूचर से, तो क्या हमको माल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो बिल्कुल, अगर फ्यूचर और स्पॉट मार्केट के अंदर डिफरेंस है, तो आपको ब्याज बदला मिल रहा है, आपको बेसिस के डिफरेंस से आप उसका एडवांटेज उठा सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर और फिजिकल मार्केट का काम है कन्वर्ज होना। एक कन्वर्जन का मतलब होता है कि डिलीवरी के समय दोनों मिल जाती हैं। फ्यूचर उनके जो क्योंकि तभी आप फ्यूचर इफेक्टिव रहता है। अगर हम इस आपके सवाल को एक स्टेप और आगे लेकर चलें, इसके अंदर फिजिकल मार्केट के अंदर और फ्यूचर मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, बट जब कन्वर्जेंस की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो कन्वर्जन यूजुअली सेम क्वालिटी पैरामीटर पे होती है। अच्छा, अब एक रिस्क मैनेजर का काम क्या है? एक अच्छे रिस्क मैनेजर का काम है, एक अच्छे एफपीओ का, एक अच्छे प्रोसेसर का, ये समझना कि हिस्टोरिकली एक क्वालिटी और दूसरी क्वालिटी में लगभग भाव फर्क क्या चलता है। अच्छा, तो वो आप बेसिस माइनस कर सकते हैं। ओके, आपका काम है ये समझना कि मेरी लोकेशन का बेसिस, फॉर एग्जाम्पल आज इंदौर का भाव फ्यूचर्स के साथ कन्वर्ज होता है सोयाबीन्स में, लेकिन अगर मैंने माल उज्जैन में खरीदा है, तो मेरा भाव हो सकता है इंदौर से हर साल 20 रुपए नीचे चलता है। ठीक है, तो मेरे लिए वो फ्यूचर का बेसिस एक स्टैंडर्ड बेसिस है। तो अगर मेरे को भाव 20 रुपए से कम मिल रहा है, मान लो 50 रुपए नीचे माल मिल रहा है, तो मेरे पास 30 रुपए कमाने की गुंजाइश है। अच्छा, जैसे आपने जीरा बोला, आज मेरे को 27 रुपए में माल मिल रहा है, मान लीजिए अमरेली में, और ऊंझा के अंदर डिलीवरी 30 रुपए में होती है। मेरे क्वालिटी का फर्क 1 रुपए का हो सकता है। मान लो मैंने डिफरेंट क्वालिटी खरीदी और हिस्टोरिकली मेरे को पता है कि क्वालिटी का डिफरेंस 1 रुपए का हो सकता है, और हमारा डिफरेंस लोकेशन का 1 रुपया वो हो सकता है। तब भी आप फ्यूचर के ऊपर माल बेच के उस बेसिस का फायदा उठा सकते हैं, अगर आपने अच्छी रिस्क मैनेजमेंट समझी है, आपने क्वालिटी का फर्क समझा है, और आपने जो लोकेशन का डिफरेंस चलता है, अगर आपने पिछले 3 साल का मैप किया है, तो आप एक बहुत अच्छा बेसिस चार्ट बना सकते हैं बेसिस के अंडर।
ओके, ये बहुत बढ़िया सर डिटेल में आपने समझा दिया, लेकिन एक सवाल मेरा इसमें और रह गया सर, इसका जवाब थोड़ा छोटा चाहूंगा ताकि मैं अगले सवाल पर आ पाऊं। आपने कहा कि मान लीजिए क्वालिटी में अगर डिफरेंस होगा, आप उसको जज कर लें कि 1% का है 2% का है, उसको आप कैलकुलेट करके फिर आप ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनाएं, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर क्वालिटी पैरामीटर के आधार पर हम जो माल ले रहे हैं अगर वो नहीं है, तो वो डिलीवरी फिर लगेगी कैसे एक्सचेंज पर सर? सर हमेशा जो हम मटेरियल स्टॉक कैरी करते हैं, वेयरहाउस डिलीवरीज कैरी करते हैं, उनका हमेशा एक्सचेंज में डिलीवरी लगने का नहीं होता। एक्सचेंज एक प्राइस बेंचमार्क है, और जो बाकी स्टॉक हम वेरियस वेयरहाउसेस में कैरी करते हैं वो या तो उसके प्रीमियम पे बिकता है या उसके डिस्काउंट पे बिकता है। क्योंकि फ्यूचर और फिजिकल मार्केट हर जगह कन्वर्ज करता है। एग्जैक्टली। तो अगर आपका स्टॉक डिलीवरेबल नहीं भी है और आपको एक अच्छा एस्टिमेट है कि एक्सचेंज डिलीवरी के अगेंस्ट उसका क्या प्रीमियम या डिस्काउंट होना चाहिए, बिल्कुल, यू कैन यूज फ्यूचर मार्केट फॉर दैट। यस, ये सवाल मेरा पूछने का मकसद यही था कि बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि ये तो आप कैलकुलेशन बता रहे हैं, लेकिन अगर क्वालिटी पे हम खरा नहीं उतरे तो फिर हमारे माल का क्या होगा। उनके लिए सॉल्यूशन है, जो बात सुमित जी ने आपको बताई, तो मतलब आपको उससे डरना नहीं है, बस भाव का फर्क आएगा, प्रीमियम डिस्काउंट का फर्क आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसका कन्वर्जन जब होगा तो वो कैलकुलेशन आपका जो भी होगा उसके आधार पर आपका मुनाफा कैलकुलेट होगा। अब अगला सवाल आपसे सर ये कि आपने ये बता दिया कि कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिस ट्रेडिंग के फायदे क्या हैं? अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछना चाहिए क्यों करूं मैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे, अगर मैं इक्विप्ड हूं, मैं जानता हूं, समझता हूं, तो मुझे बेसिस ट्रेडिंग ही क्यों करनी चाहिए? मैं इसका एक बहुत मैक्रो आंसर दूंगा मृत्युंजय जी। अगर भारत को, अपने प्रधानमंत्री जी का विजन है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बिना कमोडिटीज के पॉसिबल नहीं है, और बिना कमोडिटीज या प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की ग्रोथ इंडिया में विदाउट गुड फ्यूचर एंड बेसिस मार्केट पॉसिबल नहीं। तो अगर हमको एज अ कंट्री मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्रोथ करनी है, चाहे वो एग्री कमोडिटी हो चाहे इंडस्ट्रियल गुड्स हो, हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर्स ऑफ बेसिस बढ़ानी पड़ेगी। उसका कारण क्या है? जब हम फ्यूचर और जब हम एक रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करते तो हम फुल प्राइस रिस्क कैरी करते हैं। आज मान लीजिए आपने जीरा खरीदा, 30 रुपए पे खरीदा, वो 20 रुपए का भी हो सकता है, 40 रुपए का भी हो सकता है। अब आपका जो कॉल है या आपका जो डिसीजन है वो लक के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। इट बिकम्स अ गेम ऑफ लक देन स्किल। जब आप फ्यूचर्स को साथ में एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं और मान लीजिए आपने उसको 27 रुपए हेज कर दिया या 27 पे खरीद के 30 का हेज कर दिया, तो मैक्सिमम आपको लॉस होने की क्षमता कितनी रह गई? 2 या 3 रुपया। एग्जैक्टली। तो जब तक, और दूसरा, अगर हम स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी है, किसी भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी या कोई भी प्रोसेसिंग कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ती है जब उसका बिजनेस प्रिडिक्टेबल होता है, जब उसका बिजनेस कंसिस्टेंट होता है। तो जो बेसिस ट्रेडिंग है या फ्यूचर्स का यूज फॉर रिस्क मैनेजमेंट आपके बिजनेस को कंसिस्टेंट बनाता है, उसमें से रिस्क प्रोफाइल को काफी घटा देता है। इसीलिए एक अच्छे एफपीओ, एक अच्छे प्रोसेसर, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर को बेसिस और फ्यूचर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चॉइस नहीं है, इट इज कंपल्सरी। ये देखिए, आपको क्यों बेसिस ट्रेडिंग करनी चाहिए ये डिटेल में आपको सुमित जी ने बताया, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो बेसिस ट्रेडिंग को प्रभावित करते हैं, और कोई ट्रेडर कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बेसिस ट्रेडिंग को लेकर बना सकते हैं, ये डिटेल में आपने बताया। बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका। आपसे अभी और भी बातचीत मुझे करनी है, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको हम डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सीरीज के जरिए हमने ये बताया कि बेसिस ट्रेडिंग क्या है और बेसिस ट्रेडिंग के फायदे क्या हैं। अगली सीरीज में हम बेसिस ट्रेडिंग की कुछ और बारीकियों पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।